और बात उत्तराखंड की भी कर लेते हैं। मंगलवार से विधानसभा की शीतकालीन सत्र होना है और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं आज स्पीकर ने कार मंत्रणा की मीटिंग भी बुलाई है। दलीय नेताओं के साथ ये मीटिंग होगी। वहीं कांग्रेस ने शाम 4 बजे विधानमंडल दल की मीटिंग बुलाई है, जिसमें सत्र की रणनीति पर मंथन होगा। वहीं दूसरी ओर शाम 6:30 बजे बीजेपी विधायकों की मीटिंग होगी। सीएम आवास में विधायक दल की एक अहम मीटिंग होनी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इससे पहले रविवार को विधानसभा सेशन के मद्देनजर स्पीकर ऋतु खंडूरी ने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी सचिव समेत ही अधिकारियों के साथ सुरक्षा संबंधित मीटिंग भी ली। तो स्पीकर ने कार्य मंत्रणा की एक अहम मीटिंग बुलाई है। हालांकि इस मीटिंग के दौरान ही जो बीजेपी के सभी नेता हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे इस मीटिंग के दौरान। हमारे सहयोगी सुनील नौ प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, आप जरा विस्तार से बताइए। देखिए चांदनी, कल से विधानसभा का जो शीतकालीन सेशन है उसकी शुरुआत होगी। उससे पहले स्पीकर ऋतु खंडूरी ने आज 11:30 बजे से विधानसभा में कार्यमंत्रणा समिति की मीटिंग बुलाई है और ठीक 12:30 बजे से जो सर्वदलीय नेता हैं उनकी मीटिंग स्पीकर ने कॉल की है। कार्यमंत्रणा समिति की जो मीटिंग होगी उसमें कामकाज तय किया जाएगा कि कल से जो सेशन शुरू होगा 5 दिसंबर तक जो सेशन चलेगा उसमें क्या क्या बिजनेस आएगा, इसकी रूपरेखा कार्यमंत्रणा समिति की मीटिंग में तय हो जाएगी। अगले 1 या 2 दिन क्या कुछ विधानसभा सेशन के पटल पर रखा जाएगा, वो कार्यक्रम तय होंगे। इसके साथ साथ सर्वदलीय नेताओं की जो मीटिंग है, स्पीकर की कोशिश होगी कि वो सभी दलों के नेताओं के समक्ष अपनी बात रखे और उनसे ये अपील करे कि जो सेशन है, जो महत्वपूर्ण कार्रवाई होती है सेशन की, वो शांतिपूर्वक चलती रहे। सत्ता पक्ष अपनी बात रखे, विपक्ष भी अपनी बात रखे, लेकिन कोई हो हंगामा न हो, सदन की जो कार्रवाई है उसमें अनावश्यक व्यवधान न हो। तो 12:30 बजे ये मीटिंग बुलाई गई है। इसके बाद जो बीजेपी और कांग्रेस हैं उन्होंने भी अपने अपने विधानमंडल दल की मीटिंग बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने शाम 4 बजे जो कांग्रेस के विधायक हैं अपने आवास पर उनकी मीटिंग बुलाई है, जिसमें रणनीति बनाएगा विपक्ष कि सरकार को किस तरह से वो सदन में घेरे, क्या क्या वो मुद्दे होंगे जो विपक्ष इस शीतकालीन सेशन में जो एक महत्वपूर्ण समय होता है उसमें सदन के पटल पर रखेगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने विधानमंडल दल की मीटिंग बुलाई है शाम 6:30 बजे के आसपास सीएम आवास में। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, खासकर कल से शीतकालीन सेशन शुरू होना है। किस तरह से सेशन शुरू होगा उसकी एक झलक आज आपको इन अलग अलग जो मीटिंग होने वाली हैं, खासकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की, उसमें साफ तौर पर देखी जा सकेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बैठक भी काफ़ी अहम मानी जा रही है। हालांकि ये भी है कि आपने जैसा बताया है कि ये काम को डिवाइड किया जाएगा कि किसे कौन सा काम देना है यहाँ पर, लेकिन ये है कि दलीय नेता जो हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे क्या? बिल्कुल चांदनी, सभी दलों के नेता इसमें मौजूद रहेंगे। कांग्रेस, बीजेपी, इसके अलावा जो निर्दलीय हैं, बसपा के भी 2 विधायक हैं, उनसे भी अपील की जाएगी कि वो इस मीटिंग में आए, क्योंकि ये सर्वदलीय नेताओं की मीटिंग है और इसमें आगे जो सदन है वो शांतिपूर्वक चल सके। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि सदन इतनी महत्वपूर्ण कार्रवाई होती है, हजारों लाखों रुपए एक दिन की कार्रवाई पर खर्चा आता है, लेकिन जब सदन में हंगामा होता है तो पूरी जो कार्रवाई होती है, जो जन समस्याएं जो सदन में सॉल्व होनी थी, वो हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। तो स्पीकर की एक अपील सभी दलों के नेताओं से होगी कि जो सदन की कार्रवाई है बिल्कुल सुनील, और इस बैठक में क्या अहम बातें हुई हैं वो भी हम अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड विधानसभा में 228 अलग अलग पदों पर हुए अपॉइंटमेंट्स को जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रद्द करने के मामले में कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति की फाइल पर अनुमति दी थी। महरा ने कहा है कि जांच कमेटी ने विधानसभा में आज तक हुई सभी नियुक्तियों को गलत बताया है, तो एक्शन सभी पर होना चाहिए। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और सीएम धामी को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। कुछ सालों के ही नियुक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि कोटिया की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि जिस दिन से राज्य बना है उसके बाद से सारी जो नियुक्तियां हैं वो अवैध हैं या वो सही नहीं है। ये 2 पक्ष ऐसे हैं जिसमें विधानसभा की वर्तमान अध्यक्ष को और पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी को और मुख्यमंत्री को अपना पक्ष रखना चाहिए।
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कामकाज चलाने के लिए नई नियुक्तियों को मंजूरी दे दी गई थी। इन नियुक्तियों में भाई भतीजावाद का आरोप लगा और जिसके बाद पूर्व नौकरशाह डीके कोटिया की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भी बनाई गई। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 2014 के बाद विधानसभा में रखे गए सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। कर्मचारियों ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके खिलाफ सरकार डबल बेंच में गई है और जहां कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मुहर लगाई है। इस बीच कांग्रेस के आरोप के जवाब में सत्तारूढ़ बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने तो खुद जांच करवाई और एक्शन भी लिया। आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। एनडी तिवारी सरकार में 5 बार, एक कार्यकाल में 5 बार बिजली का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से हरीश रावत जी के सरकार में भी 2016 में बिजली का प्रयोग किया गया है। तो केवल मुख्यमंत्री सिर्फ विधानसभा में जो भर्तियां होनी है उसकी भर्तियों की स्वीकृति देने के लिए जो है स्वीकृति दी गई है, न कि भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी इसका प्रयोग सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा नहीं किया गया। वो विधानसभा अध्यक्ष ही, और विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है, वो भर्ती प्रक्रिया वो किस तरह से उसका प्रयोग करती है, किस तरह से भर्ती करती है, ये स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था होने का उन स्वतंत्र उसके लिए है। और जिस प्रकार जो मामला न्यायालय में चल रहा है, हम ये कहते हैं जो न्यायालय जो फैसला करे उसका हम स्वागत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव में बीजेपी के लिए वोट देने की अपील भी की है। सीएम धामी ने मोती नगर में आपको बता दें कि चुनाव का प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवार ऋतु मैदान में है और साथ ही बताते चले आपको कि डोर टू डोर जाकर जनता से वोट की अपील की है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली में विकास के लिए एकमात्र विकल्प बीजेपी है। धामी ने यह भी कहा कि एमसीडी में बीजेपी की एक तरफा जीत होगी। वहीं सीएम ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला और कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी के बड़े अगर बात लोग यहाँ पर दिल्ली के भविष्य को देख रहे हैं, बच्चों के भविष्य को देख रहे हैं और लंबे भविष्य को देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है, जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ा है, दुनिया में भारत की पहचान बढ़ी है, तो ये सारी जनता देख रही है। और जनता ने यहाँ पर जो सरकार है, दिल्ली की सरकार, आप पार्टी की, उस सरकार को भी देखा है। चाहे आज वो यमुना जी का प्रदूषण हो या जो है हमारे दिल्ली का हो, यहाँ पर चाहे भ्रष्टाचार हो, जिसको लेकर वो लोग राजनीति के क्षेत्र में आए थे कि भ्रष्टाचार को हम जड़ से समाप्त करेंगे। उन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार को जमाने का काम किया है। चाहे वो शराब का घोटाला हो, शिक्षा विभाग का घोटाला हो, तमाम प्रकार के घोटाले जहाँ मंत्री ही जेलों में हों। मोदी जी ने देश के अंदर एक नई कार्य व्यवहार और नई कार्य संस्कृति को पैदा किया है। और जो कांग्रेस ने 55 सालों के इतिहास में, जो 55 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है और उसमें से भी उन्हीं के परिवार का शासन रहा है, तो उन्होंने देश के अंदर जो गरीबी देने का काम था, भ्रष्टाचार देने का काम था, देश के अंदर अच्छा कार्य संस्कृति न देने का, जो भी देश के अंदर हो सकता था, जो देश को पीछे ले जाने के, वो सारे काम किए। और मोदी जी उसमें से सबको, देश को आगे निकालने का काम कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी से तुलना करना, मोदी जी से जो है वो करना, मोदी जी का तो जीवन एक कर्मयोगी का जीवन है। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ एयरपोर्ट से जल्द ही रेगुलर फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद बंधी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री ने सीएम को बताया कि पिथौरागढ़ से हवाई सेवा शुरू करने के लिए फिक्स्ड विंग एयर कार्ड शुरू करने वाली कंपनी को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ऑपरेशन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले निकायों के चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत ही अपनी रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत की जा रही है संगठन से, जहां सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व तो दे दिया जा रहा है, लेकिन इसमें भी फोकस किया जा रहा है महिलाओं को। बीजेपी मेन बॉडी इलेक्शन के बाद अब जिला, मंडल और मोर्चों की कार्यकारिणी का विस्तार कर रही है। खास बात यह है कि संगठन में इतने छोटे लेवल पर भी सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बीजेपी ने हाल ही में जिला अध्यक्ष नियुक्त किए, तो इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया।
तो पहली बार 2 महिलाओं को भी जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। जिला और मंडल लेवल पर भी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लगाकर अधिक से अधिक महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। रहते हैं महिलाओं का, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाओं ने हमको वोट दिया है, इसलिए हमने तय किया है कि पिछली बार तो महिला अध्यक्ष नहीं थी, इस बार 2 जिलों में महिला अध्यक्ष बनाई है और हमने अपने सभी मोर्चे प्रकोष्ठों को जिले की टीम के अंदर भी आह्वान किया है कि हम लोग महिला प्रतिनिधित्व तो बड़ी संख्या में रखेंगे, क्योंकि महिलाओं का जो संगठन को लेकर भी जो इस बार की जो एक मैं कहूँगी एक रणनीति जो बनी है उसमें महिलाओं को अधिक से अधिक सहभागिता करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। बीजेपी का ये फॉर्मूला कैसे टारगेट को हिट करेगा, आप महिला वोटर्स के उदाहरण से समझिए। उत्तराखंड में महिला और पुरुष वोटर्स की संख्या करीब करीब बराबर है, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो महिलाओं का परसेंटेज पुरुषों से कहीं अधिक रहता है। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 67 था, जबकि पुरुष वोटर्स का केवल 62%। बीजेपी को लगता है कि महिला वोटर्स के बढ़े हुए परसेंटेज के कारण ही वो दोबारा सत्ता में आ पाई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो वो तभी सार्थक होगा जब सबकी भागीदारी उसमें होगी। महिलाओं की, सभी जाति वर्गों की, सभी उपासना पद्धति करने वालों की, और भारतीय जनता पार्टी उसमें जो हमारी आधी आबादी है महिलाओं की, उनका सम्मान भी करती है और उनको अपनी भूमिका अदा करने के लिए अवसर भी प्रदान करती है। फोकस में यूथ भी है, वहीं एक एज लिमिट को पार कर चुके सीनियर नेताओं को दायित्व या फिर अन्य जिम्मेदारियों में इंगेज कर धीरे धीरे मेन स्ट्रीम बॉडी से साइड किया जा रहा है। क्षेत्र विशेष में जाति समुदाय के समीकरण भी साधे जा रहे हैं, यानी जब सेना चुनावी रण में उतरे तो हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र से लैस होकर। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पौड़ी के घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। पूर्व कार्यवाहक निदेशक, पूर्व कुल सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर का चयन का ये पूरा मामला है। 2019 में देहरादून में ये चयन हुए थे परीक्षा, और परीक्षा में बरती गई थी अनियमितताएं। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। हमारे सहयोगी अनुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, ये मामला 2019 का है, जब असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की जो भर्तियां हैं घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में वो हुई थी। इसमें जो पूर्व रजिस्ट्रार थे, उस समय जो तत्कालीन जो रजिस्ट्रार थे वहां पर, उनमें आरोप लगे थे कि उन्होंने बड़ी धांधली करी है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर है उनकी नियुक्ति में एक गड़बड़ी कर लिया है और लाखों रुपए का घोटाला इसमें सामने आया था, जिसमें अब एसआईटी की जांच चल रही है। एसआईटी ने पूर्व जो रजिस्ट्रार है उनको गिरफ्तार कर लिया है और इसके अलावा अब जो पूर्व जो कार्यवाहक निदेशक है उनके खिलाफ भी एफआईआर इस पूरे मामले में की गई है। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है और इससे पहले 2013 में भी इसी तरीके का एक मामला सामने आया था और दोबारा से इसी मामले में अब एक बार एसआईटी की जांच है वो इस समय कंटिन्यू हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अनुपम। उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज होगा। दरअसल जिला पंचायत सदस्यों ने पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक पर कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और 25 में से 15 पंचायत सदस्यों ने सीएम से मिलकर कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रकरण की जांच एसआईटी को सौंपी थी। अब एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और मामले में जांच पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी गई है। जिला पंचायत ने करीब 750 कामों का ब्यौरा दिया था, लेकिन धरातल में किसी भी निर्माण काम को सही नहीं पाया गया। और इतना ही नहीं, ऐसे कई काम हैं जो केवल कागजों में ही दर्शाए गए हैं, धरातल पर कोई भी काम नहीं हुए हैं, जिस पर पूरी रिपोर्ट बनाकर एसआईटी ने शासन को भेज दी है और रिपोर्ट में भ्रष्टाचार होना पाया गया है। उस पे कुछ निर्माण कार्यों को लेके एसआईटी बनी थी, उस पे जांच करने के लिए सरकार ने एसआईटी बनाई थी। तो वो एसआईटी हेडेड था डीआईजी रेणुका जी और एसपी उत्तरकाशी में थे। तो वो एसआईटी ने पूरा अपना जांच करके एक रिपोर्ट प्रसिद्ध कर दी गई है। वो उस रिपोर्ट शासन में भी चले गया। लबालब में उस पर यह था कि कुछ निर्माण कार्य को लेके वित्तीय अनियमितताएं पाई गई है। जिला पंचायत उत्तरकाशी में जब हमें मालूम हुआ कि जिला पंचायत उत्तरकाशी में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हमने शासन से मांग किया कि जिला पंचायत उत्तरकाशी के में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच की जाए। शासन ने जिला पंचायत उत्तरकाशी भ्रष्टाचार की जांच जिलाधिकारी महोदय से कराई। जिलाधिकारी महोदय ने जब जांच की तो उसमें भ्रष्टाचार की पुष्टि पाई गई।
फिर SIT जांच हुई। SIT जांच में भी मुझे लग रहा है कि SIT जांच पूरी हो गई है, लेकिन अभी तक जिला पंचायत उत्तरकाशी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ट्रक यूनियन ने 29 नवंबर को प्रदेश भर में चक्का जाम और विधानसभा घेरने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि फिटनेस सेंटर पहले सभी संभागीय कार्यालयों में हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हें निजी हाथों में दे दिया गया है, जो कि मनमाफिक फीस वसूल रहे हैं। इससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इससे उन्हें मजबूरन चक्का जाम करना पड़ रहा है, जिसमें सभी बस, टेम्पो, ई रिक्शा और एम्बुलेंस यूनियन का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। इसलिए वो प्रदेश भर में चक्का जाम करने जा रहे हैं। हमारा विरोध है। हम तो 29 तारीख में चक्का जाम कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड में और विधानसभा का घेराव करेंगे। हमारे पास सबके समर्थन है। ई रिक्शा है, बस यूनियन है, ऑटो यूनियन है, ट्रक यूनियन है, टैक्सी यूनियन है, एम्बुलेंस यूनियन है, सभी का समर्थन है। देवभूमि उत्तराखंड को देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ कण कण में देवताओं का वास है। भोले शंकर नारायण की भूमि, यक्ष देवताओं की भूमि उत्तराखंड ही है। यक्ष देवताओं को गढ़वाल क्षेत्र के जाक देवता भी कहा जाता है। देखिए रिपोर्ट। देवताओं की भूमि देवभूमि के कण कण में भगवान का वास है। चमोली जिले में भी 60 भाई जाक है, जिन्हें भूमि का भूमियाल देवता यक्ष भी कहा जाता है, जो समय समय पर अपनी ध्यान यानी कि विवाहित बेटी को दर्शन देने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण पर निकलते हैं और 6 महीने तक क्षेत्र में रहते हुए अपनी बहन के घर का खाना खाते हैं और ध्यान के आंगन में नाचते कूदते हैं। अपने ध्यान जो ध्यानियाँ होती है, बेटियाँ होती है उस गांव की, या जो माँ बहनें होती है, उनसे मिलन के लिए ये जगह जगह जाते हैं और उनसे मिलते हैं और ध्यान भत्ता बोलते हैं, जिसको ध्यान भत्ता, वो भत्ता लेते हैं ध्यानियों से। जाख देवता की यात्रा काफी कठिन यात्रा होती है। अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक ये यात्रा होती है। कभी कभी भारी बर्फबारी के बीच भी जाख देवता लोगों को दर्शन देने के लिए पहुँचते हैं। वैसे हमको तो अभी 1.5 महीने करीबन हो गए हैं और बहुत वीरान रास्तों से हम गुजर के आ चुके हैं, लेकिन हमको आज तक ये नहीं लगा कि हम जो हैं वीरान जंगलों से जा रहे हैं या काटे चुके हैं। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपने घर परिवार की खुशहाली समृद्धि के लिए घर में ध्यान जाख देवता को बुलाती है। मनुष्य पर अवतार लेकर जाख देवता सबको आशीर्वाद भी देते हैं। हमारे यहाँ जाख देवता आ रखा था हमारे गाँव में अपने सुरक्षा के लिए, और हमारे गांव में भरपूर सब एक साथ सही रहे और ऐसे ही सभी जगहों में सभी को भरपूर रक्षा करते रहे। ये मेरी मनोकामना है जाग देवता से। और पहाड़ों की इन परंपराओं मान्यताओं को जीवित रखने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। गांव के लोग भी बढ़ चढ़कर पूजा पाठ में शामिल होकर अपने रीति रिवाज को निभा रहे हैं। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले गोरखा सेना नायक कुंवर बलभद्र थापा और उनकी शौर्य गाथा की याद में देहरादून में इन दिनों खांगला युद्ध स्मारक में मेले का आयोजन किया गया है। मेले में खास गोरखा पकवान से लेकर गोरखली संस्कृति की झलक भी दिख रही है। रविवार को रंगारंग लोक नृत्य से गोरखली संगीत की शानदार झलक दिखाई दी है। वहीं खांगला युद्ध स्मारक में लोग शौर्य गाथा की झलक देखने और समझने के लिए परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ में मेले में शामिल हुए और उन्होंने खांगला स्मारक को उत्तराखंड की धरोहर मानते हुए इसके संरक्षण की बात भी कही है। और यहीं पर 1814 में एंग्लो नेपाली युद्ध की पहली लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी। और ये संस्कृति को हमारी जो पीढ़ी है, हमारी संस्कृति उस तक जाए, यही इसका मेन उद्देश्य है कि पुराना जो हमारे वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी उनको याद करें और आने वाले समय में हम सब कलंगा युद्ध पे जितने वीर हैं उनको सम्मानित। गोरखाली लोग का, क्योंकि ये जो खलंगा है हमारे पुरखों का, वीरों का एक जो है वो है धरोहर है, इसलिए हम ये इस धरोहर को अपने आने वाले पीढ़ी को भी बताने के लिए प्रत्येक वर्ष इसमें जो है खलंगा मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर लाख दावों के बाद भी पिथौरागढ़ का बेस हॉस्पिटल संचालित नहीं हो पाया है, लेकिन बेस हॉस्पिटल को चलता हुआ दिखाने के लिए जिला अस्पताल को पटरी से जरूर उतार दिया जा रहा है।
और हालात ये हैं कि जिला अस्पताल के डॉक्टर्स को बेस हॉस्पिटल में तैनात किया जा रहा है, जिसकी वजह से मरीजों के साथ ही डॉक्टर्स भी परेशान हैं। करोड़ों की लागत से पिथौरागढ़ बेस हॉस्पिटल साल भर पहले ही बनकर तैयार हो चुका है। यही नहीं, भारी भरकम लागत की कई मशीनें भी यहाँ पड़ी हुई हैं। बावजूद इसके बेस अस्पताल चल नहीं पाया है। असल में शासन स्तर पर बेस संचालन के लिए ना तो पद स्वीकृत किए गए हैं और ना ही बजट का इंतजाम हुआ है। फिर भी हेल्थ डिपार्टमेंट बेस अस्पताल को चलता हुआ दिखाना चाह रहा है। व्यवस्था का हाल ये है कि उनको पर्चा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से काट के 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना होता है, और अगर डॉक्टर ने कह दिया कि कोई जांच होनी है तो उस जांच के लिए भी वापस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आना है। तो ऐसी स्थिति में बेस हॉस्पिटल को आप किसको दिखाना चाहते हैं कि वो चलता हुआ दिखना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स को ही बेस अस्पताल में बिठा रहा है, लेकिन वहाँ ना तो लैब है और ना ही मेडिकल स्टोर। ऐसे में मरीजों को मात्र पर्ची काटने के लिए भी 2 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। विभाग के इस तुगलकी फरमान से जिला अस्पताल में भी व्यवस्था पटरी से उतर रही है। ऊपर से हमारे डीजी महोदया का महानिदेशालय से ये निर्देश जो है सीएमओ साहब को आया है कि मौखिक तौर पे कि बेस को भी चालू रखना है, वहाँ भी 1-2 डॉक्टर्स को भेजिए जिससे कि वहाँ की जनता को थोड़ा लाभ मिल सके। एक तलवार को 2 मयानों में रखने की विभाग की नीति किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। बावजूद इसके डिपार्टमेंट के शीर्ष अधिकारियों की बेस अस्पताल को चलता हुआ दिखाने की चाह कईयों पर भारी पड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अगर आप उत्तराखंड घूमने आ रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस है तो आप रेंट पर कैब लेकर घूमने जा सकेंगे। रेंटल स्कूटर स्कीम की सफलता के बाद अब सरकार रेंटल कैब स्कीम शुरू करने जा रही है, जो अगले साल से चालू होगी। अगर आपके पास लाइसेंस है और आप अपने परिवार के साथ उत्तराखंड के किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाने की इच्छा रखते हैं तो आपको रेंटल कैब स्कीम के तहत कैब मिल सकेंगी। नैनीताल, मसूरी, देहरादून में पहले से ही रेंटल स्कूटर स्कीम चल रही है, जिसमें लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार की रेंटल कैब स्कीम भी उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट होगी। जिसमें अगर कोई 50 गाड़ियां अपनी रखता है और उसको रेंट पे आउट करना चाहता है, जिसके पास लाइसेंस है, ऐसे आदमी को वो गाड़ी दे और वो खुद चला। और चलिए नजर डालते